Hello everyone. Let's discuss today's newspaper. इसमें जो पहला आर्टिकल आया हुआ है द मिसिंग जॉब्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके एम्प्लॉयमेंट से, इकोनॉमिक से रिलेटेड। कि जो अभी रेलवे को रिक्रूटमेंट को लेकर इश्यूज चल रहे हैं, आपके यूपी बिहार में प्रोटेस्ट जो चल रही है उससे रिलेटेड आर्टिकल आया है कि यूपी और बिहार में अभी क्या होता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का जो एक एग्ज़ाम होता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एनटीपीसी जिसको बोलते हैं, उसकी पोस्ट आई हुई है। लगभग 35,000 पोस्टें हैं, 1.25 करोड़ लोगों कैंडिडेट्स लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। उसमें मैक्सिमम जो अप्लीकेशंस आई हैं वो यूपी और बिहार से आई हुई। अभी जो रिसेंटली उसका रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें जो फर्स्ट स्टेज के रिजल्ट आए हैं उसमें ऐसा माना जाता है, जो बच्चे वो अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट या एस्पिरेंट जो अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका ये मानना है कि पहला मानना है कि जो रिक्रूटमेंट हुआ है उसमें जो यूपी और बिहार के रीजन में जो रिजल्ट आए हैं वो प्रोपोर्शनली कम आया। उनको लगता है कि और भी ज़्यादा लोगों को क्वालिफाई करना चाहिए था, बहुत से लोगों को क्वालिफाई नहीं किया गया जितनी पोस्ट थी उसके रिस्पेक्ट में। तो पहला उनका कंसर्न ये है। दूसरा कंसर्न उनको ये है कि ये लोअर क्वालिफिकेशन की पोस्ट है, इसमें अपर क्वालिफिकेशन वाले लोगों को भी अलाउ किया गया है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उन लोगों को अनड्यू बेनिफिट मिलता है और वो लोग ये जॉब लेके जाते हैं जो उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं है। ठीक है, वो लोअर क्वालिफाइड है, लोअर क्वालिफिकेशन है, उसके लिए नीड है। और वो अपर क्वालिफाइड है, ओवर क्वालिफाइड है, बट फिर भी वो इस जॉब को आके ले लेते हैं। तो जो लोग लोअर क्वालिफाइड है उनको ये जॉब नहीं मिल पाती है, तो वो लोग भी इसके लिए अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इस आर्टिकल में बताया कि द मेन रीजन इज नॉट दिस। रीजन ये नहीं है कि ये मेन रीजन नहीं है। द मेन रीजन इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रिडक्शन। दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से आपका ये इश्यूज आ रहे हैं। इसके पीछे कैसे इन्होंने दिखाया है, जो अभी रिसेंटली बात के 2014-15 से 2019-20 तक जो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो डिक्रीज हुआ है। जहाँ 43% पहले एम्प्लॉयमेंट रेट था वो अभी रिड्यूस होकर आपका 37% हो गया है। और वही उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो 38.5% से रिड्यूस होकर 32.8% रह गया है एम्प्लॉयमेंट रेट। वही अगर हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करें तो ये भी कम होकर लगभग 40% पे पहुंच गया। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि आपके 15 से 65 ईयर्स के बीच में जो लोग हैं, जो वर्किंग कर सकते हैं, जिनका स्किल है और वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, एक होगा वर्क फोर्स पे जो वर्किंग मतलब जिनका कैपेसिटी है बट नहीं करना चाहते, उनकी इच्छा नहीं है, उनको हटा दिया जाए, टोटल में से उनको हटा दिया जाए। तो जितने लोग बचे हैं जो लोग करना चाहते हैं, जिनका एम्प्लॉयमेंट में मन है, जो लेना चाहते हैं, तो वो 40% रिड्यूस हो गया। पहले वो ज़्यादा था, 45, 43, 47% तक आता था, वो रिड्यूस होकर 40% के अराउंड आ गया है। सेकेंड चीज़ उन्होंने बोली जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट मतलब वो लोग हैं जो चाहते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिले बट उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। वो भी अगर देखा जाए पिछले कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। और कोरोना की वजह से जो आपके इनफॉर्मल सेक्टर से या फॉर्मल सेक्टर है, उन दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा निगेटिव देखा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, बहुत से लोगों को निकाला गया, ले डाउन गया, बहुत सी कंपनीज जो है बंद हो गई हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत से लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट मिला है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस टाइम पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं जिसकी वजह से दिखाता है कि लोगों के पास में एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है। और जो फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर में कुछ लोग गए करके, इसकी वजह से भी उनकी जो कंडीशंस है, सिचुएशंस है, वो भी सफ़र कर रही हैं, उनको सारे सोशल सेक्टर बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। इसकी वजह से भी वो चाहते हैं कि सोशल सेक्टर बेनिफिट गवर्नमेंट सर्विसेज उनको मिल जाए। तो गवर्नमेंट की जो भी एम्प्लॉयमेंट ऐसे निकालती हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। तो ये एक सिंपल सा केस देखें, सिर्फ 35,000 सीट्स हैं और 1.2 करोड़ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल बताया गया कि किस तरीके से जो हमारा प्रॉब्लम है वो अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रिडक्शन का है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे मेजर रोल प्ले करना चाहिए, ना कि जो पुलिस की एट्रोसिटीज़ अभी देखिए इलाहाबाद में जाके कुछ एस्पिरेंट्स को मारा है जाके पुलिस को, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसा टाइप का नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमको हाई कैपेसिटी वाले जॉब्स को प्रोड्यूस करना चाहिए, कंपनीज को यूज़ करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए, उसके बेसिस पे ही हमारा होगा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से हम जब दूसरे सेक्टर्स में जाएंगे, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ये जब तक ग्रो नहीं करेंगे तब तक हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट और लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वाला जो इशू है कंटिन्यूसली चलता रहेगा। मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी काफ़ी डिक्रीज हुई है आपके रूरल एरिया में भी और अर्बन एरिया में, तो उनके क्या रीज़न है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड डिक्रीजिंग द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन अर्बन एंड रूरल इन फीमेल सेक्शन। ठीक है, वीकनिंग द वॉच डॉग, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है
कि रिसेंटली अभी केरला में क्या हुआ है कि जो आपके वॉचडॉग, यहाँ पे कौन से वॉचडॉग की बात की है, लोकायुक्त की बात की है, ठीक है। तो आपका लोकपाल जो होता है वो सेंटर पे होता है, और लोकायुक्त जो है वो आपके स्टेट्स पे होता है, जो करप्शन को डील करने के लिए होता है। ये ओम्बड्समैन होता है, ओम्बड्समैन होता है, जिसका मेन काम होता है कि करप्शन से रिलेटेड इश्यूज को डील करना, ठीक है। तो हर एक स्टेट में जो लोकायुक्त होता है उसकी पावर रहती है कि आपके डिफरेंट को हैंडल करने के लिए, केसेस को, डिफरेंट टाइप के केसेस को हैंडल करने के लिए। तो रिसेंटली क्या हुआ है, केरला में ऐसा ऑर्डिनेंस लेके आए हैं जिसमें लोकायुक्त की पावर को डिक्रीज करने की, डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। तो उस पर यह आर्टिकल आया है कि जहाँ पे जो पार्टी है, सीपीएम है, उनका हमेशा से स्टार्टिंग से स्टैंड रहा है कि लोकायुक्त हर एक स्टेट में होना चाहिए, उसको सफिशिएंट पावर देनी चाहिए, तभी हम करप्शन को हटा पाएंगे, ठीक है। बट वही देख रहे हैं कि जो सीपीएम है, जो जो पोलिटिकल पार्टी जिस स्टेट में लीड कर रही है, जहाँ पे वो अपनी गवर्नमेंट बनाई हुई है, वही गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के थ्रू उसको लोकायुक्त की पावर को कम करने की कोशिश कर रही है। वो ये रीज़न दे रहे हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाईकोर्ट के जो जुरिडिक्शन आए हैं उसको फॉलो करके हम वो कर रहे हैं। बट ऐसा यहाँ पे जो एक्सपर्ट है, जो यहाँ पे राइटर है, वो बोले कि ऐसा नहीं है, कि उनके उस चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। ये मेजर रीज़न इसलिए बताया जा रहा है कि इसलिए किया जा रहा है, अपोजिशन भी जो अपोज कर रहा है इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो उनके मिनिस्टर्स हैं, दो मिनिस्टर्स हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर आर बिंदु जी, और जो एक वो थे आपके चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी के अगेंस्ट में कुछ करप्शन के केसेस लगे हुए हैं। इसकी वजह से बोले कि उनको बचाने के लिए उनकी पावर्स को डाइल्यूट किया जा रहा है। तो दिस इज डेफिनेटली अ रॉन्ग थिंग कि अगर अपने को बचाने के लिए वो ऐसे मिसयूज़ करते हैं ऑर्डिनेंस मैजिस्ट्रेट का, लीगल प्रोसेस को, और एक इंस्टीट्यूशन जो करप्शन को रोकने के लिए होता है, अगर उसको गलत तरीके से यूज़ कर रहा है तो डेफिनेटली इट्स नॉट गुड थिंग। और इन द लॉन्ग टर्म इट विल रिड्यूस द पावर, इरोड द ट्रस्ट इन दीज इंस्टीट्यूशन, और करप्शन और ज़्यादा फ्लरिश होएगा, ठीक है। आई इन द स्काई, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है कि अभी रिसेंटली हमारा क्या है कि हमारी जो पुरानी हबल स्पेस टेलीस्कोप था वो रिप्लेस होके उसकी जगह पे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लगाया गया है। ये 1.5 मिलियन किलोमीटर की डिस्टेंस पे लगाया गया आज से। और ये इसमें इंफ्रारेड है, और इंफ्रारेड का मेन पर्पज़ होगा कि और डिफरेंट जो फिनोमेना हो रहे हैं यूनिवर्स में उनको चेक करना, एनालाइज करना, उसमें और चीज़ें पता करना कि क्या कहीं और भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, पुरानी फिनोमेना कैसे हुआ था, कैसे आपके प्लैनेट्स बने थे, कैसे जनरेट हुए थे, ये सारी चीज़ें पता करना जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का काम है। और इसमें बताया कि कितना डिफिकल्टी था इसको बनाने में। एक तो काफ़ी टाइम लग गया, इस टाइम भी ज़्यादा लगा। दूसरा, आपका $1 बिलियन का प्रोजेक्ट था, इसको $10 बिलियन में ख़त्म हुआ। आपकी नासा, यूरोपियन स्पेस, कनाडियन स्पेस, इन सब ने काम किया। और सबसे बड़ा था कि टेनिस कोर्ट साइज का एक सनशील्ड लगाना, और इसके साथ में एक गाइगेंटिक प्राइमरी मिरर यूज़ किया गया है। उसको पहले फोल्ड फॉर्म में यहाँ से सेटेलाइट के थ्रू जाएगा, फिर वहाँ पे जहाँ पे 1.5 किलोमीटर में जब वहाँ पे एडजस्ट होएगा तो उसके बाद वापस उसको ओपन होना है। दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टेक्निकल थिंग, जो अचीव करना काफ़ी डिफिकल्ट था, बट फिर भी इसको अचीव किया है उन्होंने, वहाँ पे पहुँचाया है उसको, और काफ़ी बढ़िया से फंक्शन कर रहा है। अभी स्टार्ट कर दिया फंक्शनिंग करना। 25 दिसंबर को इसको लॉन्च किया गया था। तो इट्स क्वाइट गुड थिंग कि ये अच्छा रहेगा। और उन्होंने बोला है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है, उस कॉन्सेप्ट को काफ़ी बढ़िया से उन्होंने बताया कि किस तरीके से हम लोग, क्या होता है कि किसी भी चीज़ को देखते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हैं, हम किसी इंसान को देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो क्या होती है जब उससे रिफ्लेक्ट होकर लाइट आती है हमारे पास पे, तब हम उसको देख पाते हैं। हमारे रेटिना पे पड़ती है रिफ्लेक्ट होकर लाइट, तब हम उस इंसान को या उस ऑब्जेक्ट को या उस किसी भी चीज़ को हम देख पाते हैं। तो जब रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख तक पड़ती है तो उतना टाइम डिले होता है हम किसी चीज़ को देखते हैं। माइक्रो सेकेंड में हो सकता है, मिली सेकेंड में हो सकता है। अब बट जो बहुत बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमारे मिलियंस ऑफ द ईयर्स या फिर लाइट ईयर्स से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, तो वहाँ से जो लाइट आती है तो हम लोग कभी कभी किसी प्लेनेट को देख रहे होते हैं। आज हमने जो देखा है उसकी लाइट को ऑब्जर्व करके जो आज हम सोच रहे हैं कि वो प्लेनेट पे वहाँ पे ऐसा होगा, वो हो सकता है कि वो 4-5 साल पुराना हो, या 10 साल पुराना हो, या हो सकता है सालों हजारों साल पुराना हो जो जी, क्योंकि वो रेज कब आई है, कब हमें रिसीव हुई है, कब हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर रहेगा करके कि हमारी रेज कितनी पुरानी है, हम कितने पुराने उसको ऑब्जेक्ट को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी को भी देखते हैं तो बहुत ही, क्योंकि लाइट की स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो इसके रेस्पेक्ट में हम जो भी देखते हैं वो लगभग हमें लगता है कि एकदम कंटिन्यूस है, मतलब एकदम रियल लाइफ है, अभी डायरेक्ट दिख रहा है करके। बट उसमें भी थोड़ा सा टाइम डिले होता है, थोड़ा सा टाइम डिले होता है, बहुत लेस टाइम होता है वो। तो उसके लिए हम लोग एनालाइज करते हैं। बट जब कोई बड़े प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं जो बहुत डिस्टेंस पे होते हैं, उसकी लाइट को जब ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा काफ़ी डिले रहता है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो
हजारों साल पुरानी लाइट को देखते हैं हम, तो हजारों साल पुराना हमें देखते मिलता है। इसीलिए उस लाइट को जो बहुत पुरानी है, तो हम पता कर सकते हैं कि हमारे प्लैनेट्स वगैरह कैसे बने थे। ठीक है, लाइफ कहीं पे एग्जिस्ट करती है कि नहीं, किस टाइप की लाइफ एग्जिस्ट करती है, ये सारी चीज़ें पता कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बताया गया है कि कितना अच्छा फंक्शन करेगा, कितने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर हमें मिलेंगे जब इसकी एनालिसिस करेंगे, इसका डिटेल रिपोर्ट हमारे पास में आएगी। ठीक है, ग्रोथ आफ्टर कोविड, ये बहुत अच्छा आर्टिकल आया आपके इकोनॉमी से रिलेटेड आया है कि इकोनॉमी में हमारे क्या क्या इश्यूज हैं, उसको कैसे हैंडल करना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले जो ग्रोथ अभी 2020-21 के लिए बोली है, वो लगभग 9% के अराउंड बोली गई है कि हमारे 2020-21 में लगभग 9% रियल जीडीपी का ग्रोथ होएगा। बट ये 9% जो दिखा रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि बेस इफेक्ट हमारा डिफरेंट है। ठीक है, बेस इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि हमारा 2019-20 की बात करें, 2020-21 की बात, 2019-20 की बात करें, 2019-20 में हमारा निगेटिव ग्रोथ रहा था, बहुत ही लो ग्रोथ रहा था। ठीक है, जिसकी वजह से 2019-20 में हमारा निगेटिव ग्रोथ रहा था, 2020-21 में हमारा लो ग्रोथ रहा था रेस्पेक्टिवली 19 के 20 के रेस्पेक्ट में, और इसके बाद 21-22 में वही ग्रोथ आगे पिकअप कर रही है। इसको कैसे समझते हैं, आपको लो बेस में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ग्राफ के थ्रू कि लो बेस की वजह से क्या होता है। ठीक है, जैसे ये आपकी ग्रोथ जा रही थी किसी चीज़ की और एकदम से डिक्लाइन हो गई बीच में, फिर उसके बाद में ग्रोथ होनी चालू की। तो अगर ये देखिए इसके रेस्पेक्ट में, अगर हम इस वाली ग्रोथ को देखेंगे, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर ये वाली ग्रोथ देखेंगे तो हमें, ये वाली ग्रोथ देखेंगे तो हमें ज़्यादा दिखेगी क्योंकि यहाँ पे आपका बेस अलग है। बट अगर इसके रेस्पेक्ट में, यहाँ के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारी ग्रोथ ये अभी कम दिखेगी, निगेटिव में दिखेगी। ठीक है, बट इसके रेस्पेक्ट में हमारा बेस ईयर, अगर यहाँ पे ये 2019-20 की अगर बात कर रही है, 2019-20 था, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो आगे वाली ग्रोथ हमको ज़्यादा दिखेगी, ग्रो करते हुए दिखेंगे। बट रियल में देखा गया, रियल टर्म में देखी जाएगी तो ये हमारी कम है। इसी को आगे एग्जांपल बताया कि इनमें जो रियल वैल्यू है, जीडीपी के जो रियल वैल्यू है, अगर हम जीडीपी का मतलब क्या होता है कि एक साल में कितने फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है किसी भी टेरिटोरियल एरिया के अंदर में। ठीक है, तो वो आपके जीडीपी है, तो लगभग 145.6 लाख करोड़ का था फाइनेंशियल ईयर 2019-20 में। ठीक है, और अगर 2021-22 की बात करें तो 147.5 लाख है। मतलब जब एक कोरोना स्टार्ट हुआ था तो लगभग 145 था, यहाँ पे अगर हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं तो 145 लाख था। ठीक है, उसका डिक्लाइन हुआ 19-20 में, 20-21 में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, और अभी जाके ये इंक्रीज होके यहाँ पे 1.147 पहुंचा है। तो ये 2 साल में जो ग्रोथ हुई है वो थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। ठीक है, बट अगर इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, ये मान लो थे ये 2019 था, ये 2020-21 था, तो 2020-21 के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो 9% इंक्रीज हुई है। बट प्री कोविड के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो बहुत ही कम इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए कि क्या हमारा कोविड की वजह से जो ग्रोथ रेट रुकी है वो कितनी रुकी है, अगर इसको समझते हैं समझना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो ग्राफ यहाँ पे है ये हमारा 2021-22 वाला है। ठीक है, अगर इसी को एक्सटेंड करें, हम इसी को एक्सटेंड करें और इस वाली ग्रोथ को हम उसी को प्रोजेक्ट करें डिफरेंट ग्रोथ के हिसाब से, तो हमें पता चलेगा ये और ये जो डिफरेंस है, इतना हमारा कोविड की वजह से लॉस हुआ है। तो अगर ये ग्रोथ रेट को हम देखें, अगर पहली ग्रोथ रेट देखते हैं तो 7.1% ग्रोथ रेट रही थी आपकी 2014-15 के बीच में। अगर 7.1 को मेंटेन किया जाए तो ये जो ग्रोथ लॉस, जो कोविड का लॉस हुआ है इतना, ये लगभग आपका रहेगा 20 लाख करोड़ के अप्रोक्सीमेट। बट मान लेते हैं कि ये ग्रोथ बाद में, क्योंकि 2019 तक ये आते आके डिक्लाइन करने लगी थी ग्रोथ, तो अगर हम लोग एवरेज भी अगर मान के देखते हैं कि आपकी एवरेज जो रहती है वो, अगर ग्रोथ रेट को हम 6% के रेस्पेक्ट में भी देखें, अगर हम इसको 6% के प्लॉट से बनाएं, इसको थोड़ा सा नीचे आएगा, ये इसके रेस्पेक्ट में भी देखेंगे तब भी जो लॉस हुआ है हमारा कोविड की वजह से 6% ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तब भी लगभग ये 16 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। तो ये जो इकोनॉमी में हमें पता चल रहा है कि कितना हमारा कोविड की वजह से लॉस हुआ है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कोविड की वजह से हमारी जो ग्रोथ रेट है लगभग हम लोगों ने इकोनॉमी में 16 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है अप्रॉक्सीमेट, अगर हम 6% की ग्रोथ रेट को भी माने। ठीक है, तो ये काफ़ी ह्यूज लॉस है। इसको सोचिए कितने लोगों की इनकम है, सैलरीज है जो इसको प्रोवाइड की जा सकती है, कितना टैक्स कलेक्शन होता है गवर्नमेंट को जो उसको वापस इसको यूज़ करती है, तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि जो इकोनॉमी का ग्रोथ होना चाहिए था कोविड की वजह से वो नहीं हो पाया, उतना अच्छे से बढ़िया नहीं हो पाया। ठीक है,
ठीक है। तो अभी नेक्स्ट की बात करते हैं कि नेक्स्ट अब क्या है, फ्यूचर क्या है इसका। तो वो बोल रहे हैं कि जो फ्यूचर है इसमें आगे की जीडीपी ग्रोथ के लिए, उसमें हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे रोल प्ले करता है। अगर और सभी चीज़ की बात करें, पिछले 2014-15 से बात करें, जो हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ, एवरेज ग्रोथ 4.9% एनुअली था, तब भी जो बिगेस्ट ड्राइवर था वो गवर्नमेंट का कंजम्पशन, आपका गवर्नमेंट का ही कंजम्पशन था। ठीक है। क्यों? क्योंकि 7.1% एनुअली जो गवर्नमेंट का कंजम्पशन इंक्रीज हुआ था, मतलब गवर्नमेंट ने ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया था, गवर्नमेंट ने ज़्यादा कंज्यूम की थी चीज़ें। ठीक है। तो इसकी वजह से ही आपकी ग्रोथ रेट इतनी बनी हुई थी। सेम चीज़ अभी भी देखें, जहाँ पे 2.9% ग्रोथ रेट हुआ है, एनेमिक एवरेज ग्रोथ है, तो उसको भी 6.1% जो है गवर्नमेंट का कंजम्पशन की तरफ से आ रहा है। और हमारा जो प्राइवेट है, हाउस होल्ड है, ठीक है, जो इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन है, वो काफ़ी कम है, एक्सपेक्टेडली काफ़ी कम है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो पिकअप नहीं हो रहा है। और करंट सिचुएशन में देखें, जो हमारे पास मेजर्स होते हैं गवर्नमेंट के पास, एक फिजिकल पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी होती है और रेगुलेटरी पॉलिसी होती है किसी भी चीज़ में ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए, जीडीपी के लिए। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है, टूल है, वो तो ऑलरेडी हमारे यूज हो चुके हैं। आरबीआई ने जो मॉनेटरी पॉलिसी में आपके कौन कौन से टूल्स होते हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, इनके जो रेट है, बैंक रेट होता है, इनको जो रेट होता है जो आरबीआई डिसाइड करती है, इसके बेसिस पे साथ में एसएलआर और सीआरआर जो होती है, इसके रेस्पेक्ट में वो मॉनेटरी पॉलिसी अपनी यूज करती है। ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी दो टाइप की होती है, आपको पता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में आपका सीआरआर, एसएलआर और ये आपका रेपो रेट वगैरह आते हैं। ठीक है। तो उनको कम करके अपने मनी की सप्लाई इंक्रीज करती है आरबीआई। तो अगर देखा जाए तो आरबीआई ने रेपो रेट ऑलरेडी कम कर रखा है। ठीक है। रेपो रेट 250 बेसिस पे कम किया था लास्ट 3 ईयर में। इसके अलावा उन्होंने आपका एसएलआर भी काफ़ी कम कर रखा है, सीआरआर भी काफ़ी कम रखा है। ठीक है। तो उसके बेसिस पे देखा तो आरबीआई ने अपनी जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स थे उसको यूज़ कर रखा है। अभी हमने रिसेंटली भी देखा है कि इन्फ्लेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रखा है, तो आरबीआई भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, एकोमोडेट स्टेंस को न्यूट्रल स्टेंस पे चेंज किया है। उसके बाद में और उसको एक करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अगर फ्यूचर में इन्फ्लेशन रेट और हाई रहता है तो फिर वो कंट्रोल, अपना जो रेंज है 4 ± 2% उसको मेंटेन करने के लिए वो आगे आपका ये इंटरेस्ट रेट जो रेपो रेट है वो इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है। बट इसका जो इम्पैक्ट देखा जाए तो रेपो रेट डिक्रीज करने का तो उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं देखा जाए। जो बॉन्ड यील्ड देखा जाए वो सिर्फ 70% कम हुआ, जबकि 250 बेसिस हमने पॉइंट, एक बेसिस पॉइंट का क्या होता है, 100 बेसिस पॉइंट आपका 1% के इक्वलेंट होता है। बेसिस पॉइंट जो होता है 100 बेसिस पॉइंट आपका 1% के इक्वलेंट होता है। ठीक है। तो लगभग 2.5% आपका रेपो रेट कम हुआ है, बट सिर्फ 70 बेसिस मतलब 0.7% ही बॉन्ड यील्ड में डिक्रीजिंग आई। मतलब बॉन्ड यील्ड की आपकी वो उतनी ज़्यादा जो बॉन्ड यील्ड की डिमांड है वो ज़्यादा है, 70 बेसिस से कम है, क्योंकि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, मतलब लोग बैंक से पैसा कम ले रहे हैं, बॉन्ड यील्ड में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि लिक्विडिटी भी उतनी हाई रेट में इंक्रीज नहीं हुई है जितनी रेट पे इंक्रीज होनी चाहिए थी, क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब जब आपका ये रेपो रेट कम किया, मतलब बैंक के पास इजीली अवेलेबल पैसा है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बट उतनी ज़्यादा हमारी लिक्विडिटी का इंक्रीज नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली हमारे पास मॉनेटरी पॉलिसी की जो टूल्स है वो लिमिटेड है। तो दूसरा टूल जो आता है वो फिजिकल पॉलिसी होता है। फिजिकल पॉलिसी में जो टूल आता है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट किस तरीके से स्पेंड करती है आपके कंजम्पशन बेसिस पे, और दूसरा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो अगर देखा जाए तो दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से आपका ग्रोथ हो रही थी, उसको मेंटेन करने की जरूरत है, उसको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। इसमें उन्होंने वो सजेशन दिए हैं, इसमें उन्होंने सजेशन दिए हैं कि अगर हमें पेंडेमिक सिचुएशन को और ज़्यादा वीक करना है तो हमें जो अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है उसको टैकल करने के लिए एमजी नरेगा जैसे स्कीम्स में और ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, इवन इसको एक्सटेंड करना है अर्बन एरियाज में भी। अर्बन एरियाज में भी लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम मिलनी चाहिए, ताकि उनको इस टाइम पे, इस पेंडेमिक की सिचुएशन में भी कंजम्पशन को इंक्रीज करने में बेनिफिट हो, और पर्सनल कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो नई नई चीज़ें प्रोड्यूस होंगी, अच्छी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होंगी, तो आपका इन जीडीपी का ग्रोथ होएगा। ठीक है। तो ये एक उन्होंने क्या प्रपोज किया, और साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि जो हमारा ईस्ट एशियन इंडस्ट्रियल मॉडल है, जहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज बनते हैं, जैसे आपके क्रिस्टस, चेबोल्स जो होते हैं, ये आपके चेबल्स जो होते हैं आपके साउथ कोरिया में है, जहाँ पे बहुत बड़े से इंडस्ट्रियल हाउसेज होते हैं, जो एक कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज को डील करते हैं, उनको हैंडल करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। तो वो मॉडल यहाँ पे अपने इंडिया में नहीं काम करेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में डिफरेंट टाइप का फंक्शनिंग है, और जो इनफॉर्मल सेक्टर काफ़ी है, ज़्यादा है। तो ऐसे टाइप के जो बड़े मॉडल्स हैं, जहाँ पे अभी रिसेंटली में देखा है कि कोरोना के बाद में बहुत सारे जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी बंद हो गई, उनको कैप्चर कर लिया बड़ी इंडस्ट्रीज ने।
तो अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट रेगुलेटरी साइड को इस तरीके से मैन्युफैक्चर कर रही है कि बड़े कंपनीज को बेनिफिट हो रहा है, तो लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट के जो माइक्रो इकोनॉमिक जो मेजर्स हैं वो इसके साथ में मैचअप नहीं करते हैं इसके साथ में, और इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे में इसमें अनएम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी का ग्रोथ नहीं मिलेगी हमें। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने सिंपली एक और चीज़ बोली कि रेगुलेटरी पॉलिसी में एक और इशू है कि हमारे जो इम्पोर्ट टैरिफ है वो कंटिन्यूसली गवर्नमेंट इंक्रीज करते जा रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज करते जा रही है। पिछले 3 सालों की बात करें तो लगभग 6% ग्रोथ हुई है उसमें इम्पोर्ट टैरिफ में। दिस इज अ वेरी निगेटिव इम्पैक्ट करता है जो इम्पोर्ट टैरिफ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास में क्या होता है कि कभी कभी हम लोग रॉ मटेरियल पे ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी लगा देते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उससे इम्पोर्ट ड्यूटी कम होती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा आता है, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट बनाने की जो हमारी मशीनरी इंडस्ट्री है वो डेवलप नहीं हो पाती है। ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है हमें, अपनी इम्पोर्ट टैरिफ्स को जो इंक्रीज कर रहे हैं उसको रिवर्स करना है, उसको कम करना है, ताकि क्योंकि इम्पोर्ट हमारा ईजी होएगा तभी हमारा एक्सपोर्ट भी ईजी हो पाएगा। क्योंकि नहीं तो बहुत सारे जो कंपनीज होती है काउंटर प्रोडक्टिव, बहुत सारी कंट्रीज होती है काउंटर प्रोडक्टिव टैरिफ्स लगा देती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपोर्ट होते हैं वो भी ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पाते। तो हमें दोनों ही अगर एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है तो हमें इंपोर्ट का भी जो टैरिफ्स हैं उसको भी एक रैशनल वे में एनालाइज करना चाहिए और उनको उतने ही रखने चाहिए जितने हमारे ग्रोथ के लिए सफिशिएंट हो। ठीक है। ये इन्होंने अपने आर्टिकल्स में यहाँ पे बताया है। और रिसेंटली जो अभी आने वाला है आपका बजट जो आने वाला है 1 तारीख को और 31 को जो इकोनॉमिक सर्वे आना है उसमें उन्होंने ये प्रपोज किया है कि गवर्नमेंट को जो आपके फाइनेंस मिनिस्टर है उनको प्रॉपर्ली इसका कंसिडर करना चाहिए, उसी हिसाब से आपकी फिजिकल पॉलिसी को मेंटेन करना चाहिए और एक्सपेंडिचर को इंक्रीज़ करना चाहिए। ठीक है। और साथ में रेगुलेटरी जो पॉलिसीज़ होती है इंपोर्ट टैरिफ वगैरह जो इंक्रीज़ कर रही है गवर्नमेंट उसको भी हैंडल करना चाहिए। ठीक है। स्टेपिंग अप टुगेदर ये कोरोना से रिलेटेड है, जो ये डॉक्टर्स का उन्होंने बताया कि किस तरीके से सेकेंड वेव में कम्युनिटी आपस में आके एक दूसरे की हेल्प की थी। जो बच्चे होते थे पेरेंट्स के लिए अपनी ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में आके उनकी सेवा करते थे, किस तरीके से ऑक्सीजन के अरेंजमेंट करने के लिए कम्युनिटी में एक दूसरे की हेल्प करने के लिए लोग आए थे, किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ हुआ था हेल्प करने के लिए। तो ये उन्होंने उसी टाइम पे बताया था कि किस तरीके से पैंडेमिक की सिचुएशन में कुछ तो खामियां रह गई थी जिसकी वजह से डेथ थोड़ी ज़्यादा हुई थी, उतना हमारा जो हेल्थ केयर सेक्टर इतना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को ज़्यादा झेलना पड़ा था। बट ओवरऑल फिर भी देखा जाए सेकेंड वेव में जिस तरीके से कम्युनिटी ने आज एक साथ आके हैंडल किया था, दैट इज़ अ वेरी प्रेजफुल, और उसको उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है और उसको बोला एज अ डॉक्टर आई एम वेरी वेरी मच हैप्पी कि उन्होंने उस पीरियड को देखा और हेल्पफुल किया, जितने लोगों के काम आ सके काम किया उन्होंने, और कुछ उन्होंने अपनी डायरी में लिखे हैं सजेशन, तो होपफुली उनको फ्यूचर में यूज़ होंगे। ठीक है। डैश ऑफ रीजन एंड पिंच ऑफ सेपरेट ये पॉलिटिकल है आपका, दैट इज वी नीड नॉट टू गो इनटू दैट डिटेल, आपको जाने की जरूरत नहीं है हमें इसमें। ये जो आर्टिकल आया ये काफ़ी अच्छा है, मिस रीडिंग जुरिस्डिक्शन, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत अच्छा आर्टिकल आपका आया है, सीएटी से रिलेटेड है। ठीक है। आपका क्या होता है, ट्रिब्यूनल से रिलेटेड है। ट्रिब्यूनल्स आपके कौन से आर्टिकल नंबर में दिया हुआ है, 323A और बी में दिया है। 323A में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात की गई, 323B में आपके और डिफरेंट टाइप के जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनकी बात की गई है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में इस्टेब्लिश करने की पावर पार्लियामेंट को दी गई, तो पार्लियामेंट ने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश की है, जिसके बहुत जगह पे आपके वो रहते हैं, बेंचेस रहती हैं। तो अभी इशू क्या हुआ था कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक इशू किया था, आपके जो वेस्ट बंगाल के चीफ सेक्रेटरी थे, पुराने जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी अलप्पन बंदोपाध्याय जी, और उनके अगेंस्ट में एक इशू जारी किया था, क्योंकि उन्होंने टाइमली वहाँ पे आए नहीं थे और चीफ मिनिस्टर जी के साथ में निकल गए थे, और गवर्नमेंट ने उनको बुलाया था वहाँ पे सेंटर पे डिपुटेशन के लिए, वो भी उन्होंने मना कर दिया था। तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने एक वो जारी किया था, तो उसके रिस्पेक्ट में था ये। सीएटी में उन्होंने अपील की थी कि हमारा जो चार्जशीट है उसको दिल्ली, मतलब उन्होंने ऐसा बंदोपाध्याय जी ने उसके अगेंस्ट में उनको केस चल रहा था ट्रिब्यूनल में, जिनका जो भी गवर्नमेंट का डिसीजन था उसके अगेंस्ट में ट्रिब्यूनल्स में उन्होंने डाला था। तो उसको वो कलकत्ता सीएटी में डाला था, कलकत्ता की बेंच जो थी वहाँ पे डाला था, कोलकाता की जो बेंच थी वहाँ पे डाला था। उसको दिल्ली में ट्रांसफ़र किया गया था। वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट था उन्होंने बोला कि दिल्ली में ट्रांसफ़र करना चाहिए इसको, क्योंकि वो दिल्ली के जो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, दिल्ली के जो सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये इशू किया है, तो वहाँ पे आना चाहिए। इसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में
कोलकाता हाईकोर्ट में उन्होंने रिट पटिशन डाली बंदोपाध्याय जी ने कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि ये जुरिडिक्शन यहाँ का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमारे साथ में ऐसा हुआ है, हमारे पास में इशू यहाँ पे हुआ है, तो ये दिल्ली के जो बेंच है सीएटी के, वहाँ कैसे जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इसको बाद में अगेंस्ट में डाला और बोला कि जो दिल्ली बेंच में जाएगा क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है। तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है, जो उन्होंने ये दिया है, ये सही नहीं है। इसके पीछे उन्होंने रीज़न दिया है कि जो एल चंद्र कुमार केस था, उसमें सबसे पहले समझते हैं एल चंद्र कुमार केस में क्या हुआ था। जो आपके सीएटी बने थे, उस सीएटी में 323A और बी में ऐसा लिखा गया था कि जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, जो भी ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, उस ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट में कोई भी अगर कोई भी ले सकता है, उसके ऑर्डर के अगेंस्ट में कहीं पे भी पीआईएल या कोई भी पिटीशन फाइल की जा सकती है, या रिट पिटीशन कोई भी फाइल की जाती है, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती है। तो जो आपके सुप्रीम कोर्ट थे, उसने एल चंद्र केस में ये बोला कि आर्टिकल 226 जो है आपका, जिसमें आपके हाई कोर्ट को रिट पिटीशन को चेक करने की पावर दी गई है, वो पावर फंड आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और वो जुरिस्डिक्शन कभी भी हटाया नहीं जा सकता है, ना ही लीगल वे से, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल वे से। तो उन्होंने बोला कि जो आपका सीईटी का ऐसा जो प्रोविजन दिया है वो गलत दिया हुआ है, और यहाँ पे हाई कोर्ट के पास में भी जुरिस्डिक्शन है सीईटी के ऑर्डर्स को डील करने के लिए। तो मतलब अगर सीएटी के ऑर्डर्स को कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो पहले हाई कोर्ट में जाएगा, और हाई कोर्ट के बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, तो ऐसा उन्होंने एल चंद्र केस में बोला था। साथ में उन्होंने 226 में भी एक्सपेंशन किया था कि 226 में जुरिस्डिक्शन का मतलब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं होता है। किसी भी टेरिटरी में, किसी भी हाई कोर्ट के उसके टेरिटरी में अगर कोई क्राइम हुआ है, कुछ भी हुआ है करके, बट वो क्रिमिनल जो है वो किसी दूसरी स्टेट में बियॉन्ड में रह रहा है, तब भी उसको उस जगह पे लाके वहाँ पे डील किया जा सकता है। तो ये एक जो टेरिटोरियल रिस्ट्रिक्शन पहले लगाया हुआ था हाई कोर्ट पे, वो उसको रिड्यूस कर दिया गया था, उसमें जुरिस्डिक्शन बोला गया था कि हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में होएगा। तो जो रिसेंट केस में हुआ है, उसमें उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जुरिस्डिक्शन को फॉलो नहीं किया प्रॉपर्ली, टेरिटोरियल को ज़्यादा फॉलो किया है, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि दिल्ली से ऑर्डर किया तो दिल्ली बेंच सीएटी सुनेगी। बट उन्होंने ये नहीं देखा कि दिल्ली वाला जो जो प्रॉब्लम हुई थी, जो इश्यूज हुए थे, कोलकाता में हुए थे, कोलकाता के जो वहाँ पे हुआ था, और भले ही जो पर्सन थे वो कोलकाता में थे करके, तो इसकी वजह से उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट जो जुरिस्डिक्शन है वो उतना बढ़िया से यहाँ पे फॉलो नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने पहले तो अपने जो एल चंद्र केस में जो उन्होंने बोला था कि हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है इसको डील करने का, तो पहले कोलकाता हाई कोर्ट से सुपरसीड कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, दैट इज आल्सो अगेंस्ट दिस। और दूसरा उन्होंने बोला है कि जो बेंच को ट्रांसफर किया है कोलकाता हाई कोर्ट से दिल्ली हाई कोर्ट में, दैट इज आल्सो नॉट इन द फेथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके दिया हुआ है, जो आर्टिकल 226 में दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन दो उन्होंने रेज किए हैं, और उन्होंने बोला है कि होपफुली ये सुप्रीम कोर्ट इसको रिकग्नाइज करेगा और इसको अपने जो ऑर्डर्स को उसको रिवर्स करेगा। शेयरिंग द कैडर, ये काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है। अभी जो इशू चल रहा है आपके कि आईएएस के जो सर्विस रूल्स हैं, उसमें रिसेंटली सेंटर ने एक कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए करने की कोशिश कर रही है। इसमें उन्होंने बोला है कि जो आईएएस ऑफिसर्स रहेंगे, उनको सेंटर पे डिप्यूटेशन पे कभी भी सेंटर बुला सकती है विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट। इसकी वजह से यहाँ पे इश्यूज आ रहा है। तो इसमें उन्होंने बोला कि जो इशू क्यों आ रहे हैं, तो सबसे पहला इन्होंने इशू ये बताया कि जो सेंटर पे डिप्यूटेशन पे जो ऑफिसर्स है वो बहुत कम जा रहे हैं। जो पहले 30% के अराउंड जो रहते थे, 25 से 30% के अराउंड थे, वो लेस देन 10% है। यूपी, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ से 8 से 15% ही ऑफिसर जो है सेंटर पे डिप्यूटेशन पे जाते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे जो सेंटर पे ऑफिसर्स की काफ़ी कमी हो रखी है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं जो फिल करने की पेंडिंग है। इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि अभी हम रूल चेंज करके हम जब मतलब विदाउट स्टेट की कंसेंट के बिना ही हम किसी को भी बुला सकते हैं डिप्यूटेशन पे। दैट इज गोज अगेंस्ट द फेडरलिस्ट सिस्टम। क्यों? क्योंकि स्टेट्स के भी ऑफिसर की नीड है, उनको तो ऐसा नहीं कि ऑफिसर की नीड नहीं है। अगर वहाँ से सभी को बुला लेंगे तो स्टेट्स में काम कौन करेगा? तो स्टेट्स के पास में एक पावर होनी चाहिए कि कितने लोगों को किसको भेजना है, कितने लोगों को भेजना है। दैट शुड बी विद कंसल्ट विद द स्टेट। स्टेट्स की कंसेंट के बिना उसको भेजना सही नहीं है। इसको इन्होंने इस आर्टिकल में बताया है कि दोनों को नीड है, दोनों को बैलेंस बना के चलने की जरूरत है कि ऑफिसर्स की जो नीड है दोनों जगह पर, सेंटर और स्टेट पे, दोनों को फुलफिल हो जाए। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप वैकेंसीज फिल कीजिए। आपकी वैकेंसी इतनी ज़्यादा पेंडिंग है, और एस ऑफिसर को जैसे अकेडमी वहाँ पे बोलते हैं लबासना में कि हमसे 180 ऑफिसर्स ही ले सकते हैं। तो दैट इज़ नॉट द वैलिड रीज़न कि आप एक्सपेंड कर सकते हो अपनी अकेडमी को, नहीं है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हो, इसमें और ज़्यादा ऑफिसर्स को आप ले सकते हो, इसको आगे प्रमोट कर सकते हो। दूसरा चीज़ उन्होंने बोला है कि यहाँ पे जैसे सेंट्रल पब्लिक सर्विस यूनिट में भी बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी
जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे, क्योंकि दे हैव आल्सो गुड मैनेजमेंट एंड वास्ट एक्सपीरियंस इन डिफरेंट डीलिंग विद डिफरेंट इश्यूज। तो उनको भी यूज़ कर सकते हैं, उनको भी प्रमोशन के लिए वहाँ पे कर सकते हैं, वीडियोस प्रोवाइड करा सकते हैं। 1-2 साल के लिए जो रहता है टाइम पीरियड, उस टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि अलाउंस भी प्रोवाइड करवाना चाहिए। अब सोचिए जो यहाँ पे ऑफिसर्स रहते हैं उनको घर वगैरह सब कुछ मिला हुआ रहता है, एजुकेशन वगैरह के लिए उनको बेटर रहता है वहाँ पे। वही जब दिल्ली में डेपुटेशन पे जाता है तो उसका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो जाता है, बच्चे की पढ़ाई के कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, रहने का कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, और वहाँ का और भी खर्चे जो होते हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। तो उनको बोले कि इसकी वजह से लोग डिसएडवांटेज में होते हैं, उनको लगता है कि दिल्ली जाने पर उनको जो अनड्यू लॉस होंगे। ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है, अवॉइड करने के लिए वो लोग डेपुटेशन पे नहीं जाते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके वो मना करा देते हैं। तो ऐसे के लिए उन्होंने बोला कि एक डेपुटेशन अलाउंस प्रोवाइड कराना चाहिए ऑफिसर्स को जो दिल्ली में आते हैं, ताकि उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दिल्ली में आकर उनको कुछ नुकसान हुआ है, लॉसेस हुए हैं। ठीक है। उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए एक प्रॉपरली प्लेटफॉर्म होना चाहिए, संस्कृति या अदर रेपुटेशन इंस्टीट्यूशन में इंश्योर होना चाहिए, एश्योर होना चाहिए कि आपको यहाँ बच्चों को एजुकेशन मिलेगी, और डिप्रेशन अलाउंस से उनकी जो हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग है उसको हैंडल किया जा सके, ट्रांसपोर्ट वगैरह जो भी महंगा पड़ता है वहाँ पे दिल्ली में जाने में, वो सारी सारी हैंडल कर सके, जिसकी वजह से लोगों को इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव मिलेगा उनको डील करने का, और इंसेंटिव रहेगा तो वो वहाँ पे आएंगे और कोशिश करेंगे रहने के लिए। तो इसकी वजह से आपके डिप्रेशन पे लोग आएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी जिसकी वजह से आपके डिप्रेशन पे बढ़िया लोग जाने की कोशिश करें सारे ऑफिसर्स। तो ये उन्होंने एक सजेशंस दिए कि पहला तो एक कंसेंट होनी चाहिए सेंट्रल स्टेट दोनों के बीच में, ज़्यादा रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। आप डिफरेंट लेटरल सेक्टर से भी ले सकते हो, प्राइवेट सेक्टर भी से भी ले सकते हो, और पीसीयूज जो हैं डिफरेंट पीसीयूज में जो ऑफिसर्स हैं उनको भी इसमें डिप्यूट कर सकते हो सेक्रेटरी डायरेक्टर लेवल पे। इसके अलावा उन्होंने बोला है कि वहाँ पे डेपुटेशन अलाउंस भी प्रोवाइड कराना चाहिए, ताकि उसको उन लोगों को लॉसेज में ना लगे कि स्टेट से आ रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा उन्होंने बोला कि सेंटर पे वही चीज़ है कि सेंटर पे हमारी जो इश्यूज हैं ये वाले, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और उतना बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है एज़ कम्पेयर टू स्टेट। स्टेट्स में सारे ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऑफिसर स्टेट से सेंटर पे नहीं जाना चाहता है। पहले ऐसा था, लोगों को लगता था कि मेरी एबिलिटी की वजह से हमको वहाँ पे बुलाया जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जाना चाहते थे। बट अभी उल्टा हो गया है, स्टेट्स में लोग ज़्यादा रहना चाहते हैं, डिप्रेशन पे कम जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें ये सारे मेजर्स लेने होंगे, और सिर्फ आईएएस कैडर सर्विस रूल में चेंज करके सिर्फ अपनी फोर्सफुली उनको बुलाना, डेपुटेशन पे बुलाना इज़ नॉट द राइट डायरेक्शन, राइट अप्रोच जो है इसकी है नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत से लोग और भी ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे, विल नॉट ट्राई टू गो इन एट द टू द डेपुटेशन टू द सेंटर। ठीक है। तो इस चीज़ की अवॉइड करने के लिए ऐसे मेजर्स लेने चाहिए। इसके अलावा जो आज न्यूज़ में जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है, पहला तो एयर इंडिया जो है हैंड ओवर कर दिया गया है आपका, वापस टाटा में चला गया है। ठीक है। और फ्रंट पेज पे कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। लेट्स सी। हाँ, एक आपकी जो न्यूज़ आई है उस पे आइडिया पेज पे, हाँ ये एक्सप्लेन पेज में जो आया हुआ है आपका इकोनॉमी से रिलेटेड, कि फेडरल जो आपका वहाँ का है, यूएस फेडरल रिजर्व जो होता है, वो जब कोई ऐसा मूव करता है, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की बात करता है, तो इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। मैं आपको ब्रीफली जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी यूएस का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज, जैसे हमारे एक पॉलिसी रेट है, जैसे रेपो रेट है हमारा पॉलिसी रेट है, तो जब भी उसको इंक्रीज करने की बात करते हैं तो बोलते हैं कि हमारा जो है हार्डन मनी हो रहा है, हार्ड मनी बन क्रिएट हो रहा है। ठीक है। सेम चीज़ आपका यूएस में भी होता है। यूएस में भी जो इंटरेस्ट रेट है वो लगभग नियर टू जीरो है, मतलब नियर टू जीरो है। तो उसको रिसेंटली अभी प्रपोज आया है कि उसको हम इंक्रीज करेंगे। जब यूएस में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहा है, मतलब यूएस के जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होंगे लोग उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है। जब यूएस का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात यहाँ जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स का इंटरेस्ट रेट है और यूएस का इंटरेस्ट रेट है, उन दोनों के बीच में डिफरेंस कम हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इंडिया में इसलिए इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पे हाई रिटर्न मिल रहा था। क्यों? क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, इंडिया में इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा रहता था। ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स रहते थे। अब दोनों, जब यूएस का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो गया और गवर्नमेंट का इंडिया का उतना ही रहा, तो उसकी वजह से डिफरेंस की वजह से क्या होगा करके कि वो लोग ऐसा चाहेंगे कि अपने यूएस में इन्वेस्ट करें ताकि उनको वहीं पर रिटर्न मिल जाए। इंडिया में इन्वेस्ट करने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा, तो बहुत सारा हमारा आउटफ्लो होगा। बहुत से लोगों ने जो इन्वेस्ट किया होगा इंडिया में, वो अपना
पैसा निकाल के यूएस में इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। जिस आउटफुल रिसेंटली सिर्फ लोगों ने ऐसा सिर्फ बोला है, यूएस के फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन है, जो डायरेक्टर थे, गवर्नर थे, उन्होंने सिंपली एक बोला था कि हम शायद ऐसा करेंगे। इसके बेसिस में ही लगभग बहुत सारा जो पैसा था यहाँ से निकाल के उन्होंने यूएस के मार्केट में लगा दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम होगी। पहला तो अपने इंडिया में लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, कंपनीज को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आएगा फॉरेन से। कंपनीज जो होती है फॉरेन कंपनीज, फॉरेन से पैसा लेती है, वो भी नहीं होगा। दूसरा, जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आता है फॉरेन एपीआई से या एफआईआई से, वो यहाँ पे इन्वेस्ट होता है, जिससे इंडस्ट्रीज को बेनिफिट होता है, वो भी कम हो जाएगा। जो यहाँ पे लगा रखा है वो भी निकाल रहे हैं, इसकी वजह से इनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो हमारी जीडीपी ग्रोथ थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगी। दूसरा जो इश्यूज रहेगा, आपके इम्पैक्ट करेगा करेंसी एक्सचेंज रेट पे, ठीक है। जब आपका ये ऐसा हार्डन स्ट्रेंथ रहती है करके, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जब डॉलर की सप्लाई कम होगी, डॉलर की सप्लाई कम होगी, तो आपकी जो रुपी की करेंसी होती है वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी। मतलब आपकी जो ₹1 में जहाँ 74 मिल रहे हैं, वही ₹1 में 75, $1 में अभी 74 रुपीज़ मिल रहा है, और $1 में 75 रुपीज़ वगैरह आने लगेगी। इसकी वजह से हमें नुकसान क्या होगा कि हमारे जो इम्पोर्ट होंगे वो काफ़ी महंगे हो जाएंगे, और ऑयल पे हम लोग डिपेंडेंस है अभी भी, ऑयल वगैरह, क्रूड ऑयल वगैरह पे, और जिसका मेजर हमारा इंपोर्ट में रोल रहता है। तो इसकी वजह से हमारा क्या होगा कि ये सारी चीज़ें और महंगी हो जाएंगी, तो हमारे पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे, और सारी चीज़ें फिर इन्फ्लेशन भी क्रिएट होगी। तो ये एक साइकिल की तरह काम करेगा कि जब भी यूएस में फेडरल मूवमेंट होता है करके, तो हमारे यहाँ से लोग इन्वेस्टमेंट डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा सेंसेक्स भी डाउन होता है, मार्केट भी डाउन होता है। तो ऐसी, और साथ में हमारा रुपी करेंसी भी वीक होती है, और साथ में हमारा इन्वेस्टमेंट भी डिक्रीज होता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, जो इन्वेस्टर्स हैं उन दोनों ये है कि जो स्मॉल कैप की कंपनीज हैं और जो मीडियम कैप की कंपनीज हैं, उस पर ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, और जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। क्योंकि अभी तक सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे थे अपने इंडिया में ही, इसमें शेयर मार्केट में, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट रिटर्न यहीं पे मिल रहा था। बट अभी यहाँ से पैसा निकाल के यूएस में लगाने लगेंगे, तो जब यहाँ से पैसा निकालेंगे तो हमारा शेयर मार्केट वीक होएगा, और वहाँ पे जो पैसा निकलेगा तो जाहिर सी बात वो गिरेगा, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को लॉसेस भी होगा। तो उन्होंने यहाँ पे बोला है कि ऐसे टाइम पे इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म के लिए हो, और जो स्मॉल कैप है, छोटी कंपनी है, उन कंपनीज पे उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। ओमिक्रॉन के 3 वेरिएंट आ चुके हैं, BA.1, A.2, A.3। तो BA.2 जो है वो सबसे ज़्यादा आपका वो है, ट्रांसमिसिबल है, और ऐसा बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट आपकी जो वेव आएगी वो BA.2 की ही आ रही है, जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है, ठीक है। रिसेंटली उन्होंने, गवर्नमेंट ने कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन कर दिया है कोविड वैक्सीन का, कोविशील्ड कोवैक्सीन का। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपके प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स वगैरह में भी है, वहाँ पे कोविन का रजिस्टर करके आप पैसे देकर अपना वैक्सीन लगवा सकते हैं। इसके अलावा और कुछ इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, और सारी चीज़ें कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। यूजली ऐसा क्या होता है कि जब मार्केट होता है तो रेगुलेटरी कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन होता है, तो उसमें क्या होता है कि रेगुलेटरी थोड़ा सा पहले बहुत स्ट्रिक्टनेस होती थी, वो थोड़ी सी लूज हो जाती है, और दूसरी दुकान पे आप कहीं पे भी जाके खरीद सकते हो। बट कोविड वैक्सीन के केस में ऐसा है कि आप कोविन पे रजिस्टर करके किसी भी प्राइवेट जो हॉस्पिटल वगैरह होगी, जो लोग पहले से खरीद कर रखे होंगे, वो आपको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। बट रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, जो होना जरूरी है, ठीक है। एक ये इकोनॉमी में जो एक आर्टिकल आया कि प्राइवेटाइजेशन जो है, वो जो प्लान थे बजट के पिछले 1 साल के, जो प्लान थे प्राइवेटाइजेशन के, उतने ज़्यादा अच्छे हैं। सिर्फ एयर इंडिया ही है जो बेच पाए हैं। इसके अलावा 2-3 एक है नीलांचल इस्पात निगम, वो भी बेचने की, मतलब प्राइवेटाइज होने के कगार पे है, कंप्लीट हो जाएगा मोस्ट प्रॉब्ली। तो जो हमारा टारगेट था 1.75 लाख करोड़ का, वो आई थिंक टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएगा मोर देन, क्योंकि LIC के IPOs भी नहीं थे, बहुत सारे जो कंपनीज थे, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो प्राइवेटाइज करनी थी, ठीक है। और जो नेशनल मोनेटाइजेशन प्लान पाइपलाइन था, वो भी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा। तो गवर्नमेंट के जो टारगेट थे डिस इन्वेस्टमेंट के, वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से हमारे फिजिकल स्पेस में उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिसको गवर्नमेंट और भी ज़्यादा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर सके, ठीक है। तो ये सारे मेजर्स रहेंगे, उसको नेक्स्ट अभी जो बजट आने वाला है उसमें इसमें ध्यान रखना है गवर्नमेंट को, और उसी हिसाब से उसको हैंडल करना है, डील करना है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।